हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर फिफ्थ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फजान्स रूल। फिर फजान्स रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से। देखो, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है। हमें पता है दो तरह की कोवलेंट बॉन्ड बनती है। एक होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। ठीक है, वो क्या होती है हमारी कोवलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब बॉन्ड बनेगी तो वो दो सेम एटम्स के बीच में भी बन सकती है और दो डिफरेंट एटम्स के बीच में भी बन सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दो डिफरेंट एटम्स के बीच में भी हो सकती है और सेम एटम्स के बीच में भी हो सकती है। अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो लेट करो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बी की ग्रेटर है ए से। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट के दो एटम हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो अलग अलग होगी ना। अब मैंने लेट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की क्या है, ए से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, बी की। तो बी के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जबकि इस बॉन्ड में ये भी क्या है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रही है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसमें दोनों कंबाइनिंग एटम क्या है, सेम है। सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, बराबर। तो ना उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ना इस पर पॉजिटिव होगा, या ना इस पर नेगेटिव होगा ना उस पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो इस तरह की बॉन्ड जो बनती है दो सिमिलर एटम्स के बीच में, जो बॉन्ड बनती है शेयरिंग से, उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लें। अब दोनों भाई कौन से एटम है, हाइड्रोजन एटम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या है, बराबर। ना वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच सकता, ना वो ज़्यादा खींच सकता, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं आएंगे। तो इस तरह की बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो सिमिलर एटम्स के बीच में बन जाए। ये वाली क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि डिफरेंट एटम्स के बीच में बनी है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा ज़्यादा दूसरे से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, मैं ये बॉन्ड ले लूँ HCl। अब HCl में क्लोरीन जो है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से। तो इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो पोल्स जनरेट हो गए ना इसके बीच में, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो पोल्स जनरेट हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसको, इस तरह की बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखो, हाइड्रोजन और ये मेरा नाइट्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम कंबाइन कर गए, दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है, शेयरिंग करके बॉन्ड बन रही है यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन की और भी बॉन्ड बनेंगी। अब देखो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सी बॉन्ड बन गई, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गई। आपका वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, तो वाटर का मॉलिक्यूल है OH। अब इसमें ऑक्सीजन और H, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है ना, शेयरिंग से बॉन्ड बन रही है। वाटर के अंदर दो OH की बॉन्ड है, 2OH बॉन्ड है, दोनों किससे बन रही है, शेयरिंग से बन रही है। अब ऑक्सीजन पे चार्ज है नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखो पोल्स जनरेट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो गया एटम्स के ऊपर। ये कौन सी बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटे, समझ में आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम शुरुआत करते हैं फजान्स रूल से। पहले मुझे आपको यही बताना था कि पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। मैंने दोनों बॉन्ड आपको बता दी। अब हम डिस्कस करेंगे फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स रूल हमें क्या बताता है, फजान रूल ये हमें बताता है कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड्स, ये बताता है हमें कोवलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड। मतलब भाई कोई भी आयनिक बॉन्ड बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होती है, ना 100% कोवलेंट होती है। कोई भी बॉन्ड ना 100% आयनिक हो सकती, ना ही 100% कोवलेंट हो सकती, नहीं हो सकती दोनों। ठीक है, तो क्या होगा दोनों में,
एक दूसरे का कंपोनेंट होगा, ठीक है। और हम कैसे बोल देते हैं कि ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, वो हम बोलते हैं इस रेशो से 50% से जो भी ज़्यादा है, 50% से जो भी ज़्यादा है हम उसको बोल देते हैं कि वो वही बॉन्ड है। मान लो अगर रेशो कितना है 60-40 का रेशो है भाई, 60 क्या है आयनिक करैक्टर और 40% क्या है उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर। तो हम क्या बोल देंगे कि बॉन्ड कौन सी है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो जाए 60% कोवलेंट नेचर हो जाए 40% आयनिक नेचर हो जाए तो हम बॉन्ड क्या बोलते हैं कि वो बॉन्ड कैसी है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि जैसा ज़्यादा करैक्टर वो शो करेगी हम उसको वही बोलते हैं कि ये वही बॉन्ड है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो ये हमें बताया फैजान ने कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करैक्टर भी होता है, यही बताया था फैजान ने। फैजान ने क्या बताया था, कोवलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। कोवलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स बोल लो या इन आयनिक बॉन्ड बोल लो, कि आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवलेंट नेचर होता है। इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, एक होती है पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी। देखो अब हमारा आयनिक कंपाउंड बना, लेट करो कि मैं आयनिक कंपाउंड ले रहा हूँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मैंने ये अपना मेरा एक आयनिक कंपाउंड है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो बना किससे है ये Na से बना है और Cl से बना है। भाई बना तो इनसे ही है ना। स्टार्टिंग में Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, किसको, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन को Na कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव में और क्लोरीन कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में। अब ये बताओ जब Na से Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा। और जब क्लोराइड नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें क्या था, सोडियम है तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है बराबर, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है दोनों बराबर। Na पॉजिटिव अगर वो बन गया तो Na पॉजिटिव का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने हो गए 11 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थे बराबर बराबर, अब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन उतने ही है। तो मतलब भाई खींचने वाले अपनी तरफ खींचने वाले क्या हो गए ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए कम, तो ज़्यादा स्ट्रोंगली उन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे ना, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रोंगली उन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये 11 प्रोटॉन खींच पाएंगे, ठीक है। पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले से थोड़ा ईजिली खींच पाएंगे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। Na से Na पॉजिटिव बना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का कितना है 17, 2,8,7, ठीक है भाई। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। यहाँ कितने थे 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, ठीक है। क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोराइड में बन गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन हो गए। अब देखो प्रोटॉन है कम और इलेक्ट्रॉन हो गए ज़्यादा, यहाँ थे बराबर बराबर, ठीक है। तो मतलब यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था इसका ज़्यादा था। अब क्या हो जाएगा इन ये 17 प्रोटॉन को अब 18 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं अंदर, ठीक है। तो मतलब साइज क्या हुआ बड़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ इसका डिक्रीज हुआ है। अब मैं इससे आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो Na पॉजिटिव का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, Na से Na पॉजिटिव में आया। अब देखो ये मेरा कैटायन है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ये क्या करता है एक बार Na से Na पॉजिटिव में आया, Cl नेगेटिव में आया, तो ये क्या करता है कैटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना मतलब अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा भाई, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन जो उसका न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, उसको रिपेल करेगा। कैटायन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींचेगा और उसके न्यूक्लियस को उधर रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टोर्शन किसकी तरफ कैटायन की तरफ। इसको बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और खींच कौन रहा है कैटायन खींच रहा है, तो इस ये कैटायन की एबिलिटी, कैटायन की ये एबिलिटी अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग
पावर। कैटायन की क्या होती है? पोलराइजिंग पावर। मतलब कैटायन करता है पोलराइज अनायन को, अनायन नहीं कर सकता। देखो आप कहोगे भाई अनायन क्यों नहीं करता? अनायन को भी करना चाहिए क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियस है। भाई करता है, बिल्कुल करता है, अनायन भी करता है, लेकिन अनायन का साइज बहुत बड़ा है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। वो भी करता है कि कैटायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, लेकिन ये साइज बड़ा है, इसलिए इसमें जो पोलराइजेशन का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है? कम है। ज़्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा? कैटायन करेगा। मतलब कैटायन उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, वो ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो एबिलिटी किसकी है? कैटायन की, इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करने की, यानी अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, डिस्टॉर्ट करने की, उनको पोलराइज करने की एबिलिटी कैटायन की, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, तो कैटायन के पास क्या होती है? पोलराइजिंग पावर। फिर एक टर्म है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी होती है अनायन के लिए। पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होती है? अनायन के लिए। भाई वो अनायन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से दे दे, मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन जल्दी से डिस्टॉर्ट हो जाएं। ठीक है, जिसके इलेक्ट्रॉन जल्दी से डिस्टॉर्ट हो जाएं, कैटायन की तरफ चले जाएं, वो बोलते हैं, उसकी अनायन की एबिलिटी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, उसकी अनायन की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। मतलब पोलराइजेबिलिटी क्या हो गया? पोलराइजेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द अनायन टू इजिली गेट डिस्टॉर्टेड। ठीक है, टू इजिली डिस्टॉर्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। अपने इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन जितना जल्दी कराएगा अनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो समझ में आया? कैटायन की क्या होती है? पोलराइजिंग पावर, उसको पोलराइज कर लेगा। और अनायन की क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी। अनायन पोलराइज होता है। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि पोलराइजेशन किसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो अनायन, जिसकी अनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, उसके अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आप ये देखो कि हमने प्रोसेस तो पढ़ लिया, पोलराइजेशन है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर है, अनायन की पोलराइजेबिलिटी है। भाई इस पोलराइजेशन की वजह से हो क्या रहा है? डिफरेंस क्या है? मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर? पोलराइजेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आयनिक बॉन्ड जो बनी थी उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? अब देखो, पहले जब Na पॉजिटिव बना था, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया था एनायन को। ठीक है, कैटायन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एनायन को ट्रांसफर कर दिया था। अब कैटायन बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच रहा है। कैटायन बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच रहा है, मतलब कि अपने आयनिक करैक्टर को कम कर रहा है। यानी कि पोलराइजेशन की वजह से कौन सा करैक्टर बढ़ता है? कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है। समझ में आया? एक बार फिर से सुनो। Na ने पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर किया Cl को, ये बन गया आयनिक कंपाउंड, बन गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। आयनिक, बढ़िया आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो जितना जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और लेने वाला जितना फास्ट ले ले, उतना बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन देके उससे वापस खींच लें, इलेक्ट्रॉन देकर उससे वापस खींचे, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसी होती है? शेयरिंग, बराबर की शेयरिंग दोनों, ना वो उधर ले जाने देगा ज़्यादा, ना वो उधर ले जाने देगा ज़्यादा, वही तो होती है ना कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देकर उससे वापस खींच रहे हैं। कैटायन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो मतलब उसके अंदर अब कोवेलेंट करैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। मतलब इसी की वजह से, इस पोलराइजेशन की वजह से ही आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट नेचर भी प्रेजेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होती, ना 100% आयनिक होती। ठीक है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है, और उस पोलराइजेशन की वजह से आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो जाता है और कोवेलेंट करैक्टर थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हमने पोलराइजेशन पढ़ लिया, पोलराइजेबिलिटी पढ़ ली। अब हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो, पहले हम लिखते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की। तो लिखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैटायन टू अट्रैक्ट या फिर डिस्टॉर्ट, टू अट्रैक्ट और डिस्टॉर्ट द electrons of anion towards it. It is the ability of the cation to attract or distort the electrons of anions towards it. वो क्या होगी? पोलराइजिंग पावर कैटायन की। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी। तो ये पोलराइजेबिलिटी क्या है? ये अनायन की एबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितना जल्दी डिस्टॉर्ट कर सकता है। इट इज द
ability of the anion that how easily it can distort its electrons, या हाउ इजिली द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट विल बी डिस्टॉर्टेड टू कैटायन। वो क्या होगी, एनायन की एबिलिटी, और उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेशन आपको समझ में आ गया। पोलराइजेशन में क्या होता है, कैटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, दोनों खींचते हैं, कैटायन भी खींचता है अनायन भी खींचता है, लेकिन कैटायन का जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ज़्यादा, तो वो ज़्यादा खींच सकता है उसके इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन कर लेगा अपनी साइड। जबकि अनायन क्या है, बड़े साइज का है, वो इतना नहीं खींच सकता। कैटायन इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा, उसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो ऐसे अंडे की शेप का बन जाएगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन हो गया, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब देखो यही है फैजान्स रूल। अब फैजान ने 4 पॉइंट्स बताए कि पोलराइजेशन कब कब ज़्यादा होगा। देखो फैजान रूल के अंदर हम 4 रूल्स पढ़ेंगे, उससे हम ये देखेंगे कि कब कब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा या कब कब कम होगा। और पोलराइजेशन से कौन सा करैक्टर बढ़ता है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है। समझ में आ गया। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन इंक्रीजेज, तो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन, कैटायन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटे फर्स्ट रूल क्या है, साइज ऑफ कैटायन। देखो कैटायन का जितना साइज छोटा होगा, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, और जितना छोटा साइज है उतने इलेक्ट्रॉन्स एनायन के अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करा सकता है, मतलब पोलराइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ 1 साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा उतना पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज़्यादा, और उतना ही पोलराइजेशन ज़्यादा। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेज, इट मीन्स पोलराइजेशन इंक्रीजेज। कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो उसका पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा, यानी कि पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम साइज ऑफ एनायन का क्या इफेक्ट पड़ता है। साइज ऑफ एनायन, भाई देखो एनायन जितना बड़ा होगा साइज में, एनायन जितना बड़ा होगा साइज में, उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन उतनी कम होगी, उतनी जल्दी उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैटायन अपनी तरफ डिस्टॉर्ट कर सकता है। एनायन जितना बड़ा साइज में होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ एनायन क्या है, एज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज का साइन। ठीक है, एज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज पोलराइजेशन इंक्रीजेज, पोलराइजेशन इंक्रीजेज। और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवलेंट करैक्टर, कौन सा करैक्टर इंक्रीज होगा, देयरफॉर कोवलेंट करैक्टर इंक्रीजेज। ये अपने साथ साथ लिखते चले, अपने नोट्स बनाते रहे। ठीक है, कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो समझ में आ गया, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा। जैसे अगर मैं देखूं LiF और Li, देखो अब तुम्हें ये बताना है कि दोनों में से ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है, दोनों में ज़्यादा कोवलेंट कौन है, LiF और Li। देखो कैटायन मैंने रख दिए दोनों के सेम, यहाँ अनायन है फ्लोराइड, यहाँ अनायन है आयोडाइड। आयोडाइड क्या है, बहुत बड़ा है साइज में, आयोडाइड क्या है, बड़ा है साइज में। तो मैंने बोला जितना बड़ा अनायन उतना इजीली वो पोलराइज हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना कोवलेंट करैक्टर इंक्रीजेज। तो इसके अंदर क्या है, कोवलेंट करैक्टर मोर। ठीक है, समझ में आया। देखो लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड, भाई कैटायन तो दोनों में सेम है, कैटायन तो सेम है, हमने एक सेम कैटायन रख दिया तो खींचने की पावर तो कैटायन की सेम। अब एनायन से फर्क पड़ जाएगा, एक छोटा एनायन है, एक
बड़ा एनायन है। बड़ा एनायन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली दे देगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो कैटायन जल्दी खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन, जल्दी खींचेगा वापिस, तो मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा, मतलब कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। क्योंकि आयनिक करैक्टर तो तब होता ना जब उसको दे दे, फ्लोरीन तो लेके ही चला गया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना पोलराइजेशन नहीं करवाने देगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ गया, दो फैक्टर समझ में आ गया हमें, साइज ऑफ एनायन। अब हम देखेंगे चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। अगर हम कैटायन और एनायन दोनों का चार्ज इंक्रीज कर दें तब पोलराइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, भाई देखो अगर तुम्हारे पास कोई कैटायन है ए, ठीक है, एक तो ए पॉजिटिव है और एक है A2 पॉजिटिव, तो दोनों में से देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा, A2 पॉजिटिव का ज़्यादा होगा ना, जो जितना छोटा यानी जितना उसके ऊपर हाई चार्ज होगा उतना जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा उसका ज़्यादा होगा। जैसे देखो Na पॉजिटिव है एक, तो एक है Mg2 पॉजिटिव, दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, Na के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 12 प्रोटॉन है। भाई प्रोटॉन कितने, 12 है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका 12 है, तो 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब तुम ये देखो भाई इलेक्ट्रॉन तो है 10-10 दोनों में, तो कौन सी स्पीशी होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, चैप्टर 3 में पढ़ा है तुमने, ठीक है, तो दोनों क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो गई। लेकिन इस पर 12 प्रोटॉन है, भाई खींचने वाले अंदर ज़्यादा यहाँ कम है, तो ये उनको ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। साइज छोटा किसका, साइज छोटा Mg2 पॉजिटिव का, पढ़ा है ना, Mg2 पॉजिटिव का साइज छोटा किससे, Na पॉजिटिव से, और Al3 पॉजिटिव का साइज इससे भी छोटा, ठीक है, Al3 पॉजिटिव का साइज किससे छोटा, मैग्नीशियम से भी छोटा, क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। Al3 पॉजिटिव में भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 13। जितने प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे उतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, ठीक है, साइज छोटा तो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। भाई जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा कैटायन के ऊपर, चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब साइज छोटा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की भूख बढ़ गई इसकी, उतना स्ट्रॉन्गली एनायन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और एनायन के ऊपर भी अगर चार्ज बढ़ता है तो वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि देखो N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, तुमने ये चैप्टर 3 में पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये भी, 7 एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, भाई 9 थे एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9, 1 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब हम काउंट करते हैं इनके प्रोटॉन, नाइट्रोजन के प्रोटॉन 7, इसके प्रोटॉन 8, इसके प्रोटॉन 9। अब देखो यहाँ 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ सिर्फ 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। भाई खींचने वाले तो 7 और भागने वाले 10, ठीक है, तो क्या खींच पाएंगे, कम खींच पाएंगे ना। तो इनमें साइज का ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा साइज किसका, N3 नेगेटिव का, फिर O2 नेगेटिव का, फिर F नेगेटिव का। तो देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ा एनायन के ऊपर भी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ा साइज बढ़ गया, और हमने देखा है कि जितना बड़ा एनायन का साइज उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा क्या है इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा क्या है इसकी पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, समझ में आया, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा कोवेलेंट नेचर। तो कैटायन और एनायन दोनों के अगर चार्ज बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों के अगर चार्ज बढ़ेंगे तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो एज दी चार्ज ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन इंक्रीजेज दी पोलराइजेशन इंक्रीजेज, ठीक है, समझ में आया। जैसे जैसे कैटायन और एनायन का चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। फर्स्ट था साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन कम, यानी कि साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा। एनायन, साइज ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट
करवा सकता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को, उतना ज़्यादा उसके अंदर पोलराइजेशन। और फिर आ गया हमारा थर्ड चार्ज, दोनों पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे AlCl3, MgCl2 और यहाँ पे NaCl। तो बताओ भाई तीनों के अंदर किसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर है? ठीक है, तीनों के अंदर किसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर है? देखो यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम सबसे छोटा कैटायन है, एनायन तीनों में सेम, सबसे छोटा कैटायन है भाई, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो कोवलेंट नेचर किस में ज़्यादा हो गया? सबसे ज़्यादा कोवलेंट नेचर इसमें, फिर उससे कम इसमें, और सबसे कम कोवलेंट नेचर इसमें। अब कोवलेंट नेचर सबसे कम का मतलब आयनिक नेचर उतना ज़्यादा। ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर भाई क्या है, आयनिक बॉन्ड के अंदर आयनिक नेचर प्लस कोवलेंट नेचर दोनों मिलके क्या बना? 100% बना। अगर कोवलेंट नेचर कम है तो आयनिक नेचर ज़्यादा हो गया, अगर आयनिक नेचर कम है तो कोवलेंट नेचर ज़्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोवलेंट नेचर क्या है? AlCl3 का ज़्यादा, फिर MgCl2 का और सबसे कम NaCl। अगर आयनिक पूछ ले तो उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, आयनिक पूछे तो क्या लिखना पड़ेगा? उल्टा। अब हम देखते हैं लास्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है, दैट इज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट फैक्टर दैट इज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी हम देखेंगे कि सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। देखो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें पता है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की क्या होती है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लास्ट में उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? उनके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, वो तो होती है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट वो होती है जिसमें कितने हो जाएं? 18। कितने हो जाएं? 18। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सूडो इनर्ट को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं n-1 S2 n-1 P6 n-1 D10। तो देखो जब इन तीनों को ऐड करते हैं n-1 मतलब n की वैल्यू क्या है? तीनों की सेम है, मतलब आगे वाली वैल्यू सेम है ना। ठीक है, तो देखो 2 + 6 + 10 कितने हो जाएंगे? 18। भाई इनके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कैसे? देखो जैसे कॉपर है और जिंक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29, जिंक का कितना है? 30। जब हम इसको KLMn शेल में ब्रेक करते हैं कॉपर को, तो कैसे ब्रेक होता है? 2, 8, 18, 1। 29 है ना, देखो 2, 8, 18, 1। 30 जिंक कैसे ब्रेक होता है? 2, 8, 18, 2। ये ऐसे ब्रेक होता है। ठीक है, अब देखो ये मतलब क्या है? सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। भाई वो कैटायन जिनके पास सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है उनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है, पोलराइजिंग पावर, मतलब ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है इनके पास। ठीक है, क्या है, क्या बोला मैंने? वो कैटायन जिनके पास सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जिनके पास सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है उनके पास ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। ठीक है, समझ में आया? उन कैटायंस के पास ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कॉपर और जिंक। कॉपर का 29 तो ऐसे ब्रेक हो गया। अब भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर पॉजिटिव में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर पॉजिटिव में। जिंक में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक 2 पॉजिटिव में। अब देखो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो इनके पास बचे कितने? फिर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट शेल में। फिर वही क्या है? हमारी सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड लास्ट में कितने हो गए? 18। और जब इनको रिमूव कर देंगे फिर इनकी आउटर मोस्ट ये बन जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो कैटायंस हैं इनके पास स्पेशल पोलराइजिंग पावर है। क्या है इनके पास? स्पेशल पोलराइजिंग पावर। ठीक है, समझ में आ गया? और इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे हमारे पास और भी हैं, जैसे कि हमारा मरकरी और गोल्ड। मरकरी और गोल्ड। मरकरी का कितना होता है? 82, 8, 18, 32, 18, 2। ठीक है, देखो एक मिनट, इसका मरकरी का कितना होता है एटॉमिक नंबर?
82,8,18,32 18,2। ठीक है, गोल्ड का कितना होता है 79। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको 2,8,8,32,18,1। तो देखो मरकरी और गोल्ड की ये है कन्फिग्रेशन। अब गोल्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, किस ये अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गोल्ड का तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा Au पॉजिटिव में। मरकरी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा Hg2 पॉजिटिव में। ये भी कौन से हैं सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन वाले कैटायन है। कौन से कैटायन है सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन वाले कैटायन है। मतलब इनके कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ये 2 निकालने के बाद कितने बचे देखो, सब में कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन है इनकी। ठीक है, 2 होते हैं हमारे पास, एक होता है सिल्वर और एक कैडमियम। ठीक है, ये नोट कर लें, सिल्वर और कैडमियम। देखो सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 47, कैडमियम का 48, तो 2 8 18 18 2। देखो अगर सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे लास्ट उसमें। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Ag2 Ag पॉजिटिव आयन, और यहाँ कैडमियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये भी। तो देखो भाई ये मैंने जितने भी कैटायन लिखे, कॉपर पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और कैडमियम 2 पॉजिटिव, इनके पास क्या है सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन है। कौन सी कन्फिग्रेशन है सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन। मतलब इन कैटायंस की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, ये याद रखो, इन कैटायंस की क्या होगी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो। चलो अब देखो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब तुम्हें ये दे दिया मैंने, आउट ऑफ CuCl एंड NaCl बताओ किसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा। दोनों में से बताओ किसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा। दोनों में क्या है अनायन है। ठीक है, अनायन दोनों का क्या है सेम। यहाँ पे आ गया Cu पॉजिटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव आपको पता है कितना हो जाएगा 2 8, Cu पॉजिटिव को आपको पता है 2 8 18। ठीक है, तो देखो ये कौन सा कैटायन है सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन वाला कैटायन, तो इसके पास ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है। ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो कौन सा करैक्टर बढ़ा कोवलेंट करैक्टर बढ़ा। तो अगर मैं कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर लिखूं तो CuCl ज़्यादा कोवलेंट है किससे NaCl से। ठीक है, समझ में आया। CuCl किससे ज़्यादा कोवलेंट है NaCl से ज़्यादा कोवलेंट है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट थे फेजान्स रूल के। जैसे देखो अगर मैं लिखूं NaBr एंड NaI, अब तुम्हें ये बताना है दोनों में से ज़्यादा आयनिक कौन सा है, विच इज़ मोर आयनिक। करो ट्राई, दोनों में ये बताना है दोनों में से ज़्यादा आयनिक कौन सा है। NaBr और NaI देखो कैटायन है दोनों का सेम, तो अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा अनायन। अनायन क्या होना चाहिए बड़ा, जितना अनायन बड़ा उतना पोलराइजेशन ज़्यादा। तो दोनों में से आयोडाइड बड़ा तो पोलराइजेशन ज़्यादा किसमें NaI में ज़्यादा पोलराइजेशन, और ज़्यादा पोलराइजेशन का मतलब ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर। ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर का मतलब कम आयनिक करैक्टर, तो इसका आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा कम। तो ज़्यादा आयनिक कौन सा है NaBr। NaBr में ज़्यादा आयनिक करैक्टर है देन NaI। ठीक, सोडियम ब्रोमाइड ज़्यादा आयनिक करैक्टर देन NaI। तो चलो अब हम देखेंगे फेजान्स रूल की एप्लीकेशंस ऑफ फेजान्स रूल। देखो एप्लीकेशंस ऑफ फेजान्स रूल, सबसे पहला तो है कोवलेंट करैक्टर। अब देखो फेजान रूल की वजह से ही हमें पता चला ना, क्या पता चला हमें कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करैक्टर होता है, और हम कंपेयर भी कर सकते हैं। 2 अगर कंपाउंड दे दिया तो कैटायन का साइज एनायन का साइज देके हम क्या निकाल सकते हैं उनका कोवलेंट करैक्टर, ये निकाल सकते हैं, कंपैरिजन निकाल सकते हैं कि दोनों में किसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है और किसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है। तो एप्लीकेशन फर्स्ट क्या है कोवलेंट करैक्टर। तो ये क्या डिटरमाइन करता है हमें कोवलेंट करैक्टर बता देता है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो लिखो एज पोलराइजेशन
increases covalent character increases as polarization increases covalent character increases। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आउट ऑफ HgCl2 and CaCl2 which has more covalent character, out of HgCl2 and CaCl2 which has more covalent character। तो देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 है, तो कैसे ब्रेक करेंगे 2,8,8,2। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि कैल्शियम 2 पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो लास्ट में कितने बचे इसके इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास क्या है मरकरी, मरकरी में अभी हमने देखा था मरकरी कौन सा अनायन कौन सा कैटायन है सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन वाला PIC वाला। Hd2 पॉजिटिव कैटायन कौन सा है सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन वाला है। और हमने देखा था जिनमें सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन होती है उनमें ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो HgCl2 का कोवलेंट करैक्टर क्या है ज़्यादा देन CaCl2। ठीक है, तो आंसर में आप लिखोगे Hg2 पॉजिटिव हैज़ सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन सो इट हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर, इट हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर लिखें। अब हम देखते हैं देखो AgCl NaCl, AgCl NaCl में ये क्या है एनायन क्या है दोनों में सेम, ये कैटायन ये कैटायन, ये हमारा कौन सा कैटायन सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन वाला, ये हमारा सूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन वाला नहीं है, तो दोनों में पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा Ag पॉजिटिव की ज़्यादा, ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है तो कोवलेंट नेचर ज़्यादा, तो कोवलेंट नेचर किसका ज़्यादा है AgCl का ग्रेटर देन NaCl। ठीक है, ये मैं कोवलेंट नेचर बोल रहा हूँ, अगर आपको आयनिक बोल रहे तो ध्यान रखना है फिर इसका उल्टा करना पड़ेगा, जिसमें कोवलेंट ज़्यादा है तो आयनिक कम है, जिसमें आयनिक ज़्यादा है तो कोवलेंट कम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं देखो एक जनरल सीरीज लिखो MF लेस देन MCl लेस देन, और M है हमारा Li पॉजिटिव टू CS पॉजिटिव। देखो Li पॉजिटिव टू CS पॉजिटिव भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये रखे हमारे मेटल, मेटल कौन से है लिथियम टू सीजियम, कोई भी मेटल लो आप। ठीक है, जैसे लेट करो मैं सबसे पहले सोडियम ले लेता हूँ। ठीक है, तो सोडियम ले लिया मैंने, अब सोडियम लिया तो इस सब में क्या रख दिया सोडियम रख दिया, तो ये क्या हो गया NaCl लेस देन NaBr लेस देन NaI। देखो ये कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कोवलेंट करैक्टर किसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ कोवलेंट करैक्टर, सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर किसका Mi का। देखो कैसे भाई कैटायन हो गए तीनों में सेम, कैटायन सेम तो किसके ऊपर डिपेंड करता है पोलराइजेशन, एनायन के ऊपर, एनायन के साइज के ऊपर। सबसे बड़ा कौन आयोडाइड, तो जो सबसे बड़ा उसका उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और ज़्यादा पोलराइजेशन का मतलब क्या है कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर Na का, फिर उससे कम NaBr का, और सबसे कम NaCl का। कुछ भी पुट करके देख सकते हो इसमें आप। ठीक है, सीजियम ही पुट कर लो भाई, सीजियम क्लोराइड सीजियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यह आ जाएगा भाई सीजियम क्या है दोनों में सेम है, कैटायन तो कैटायन दोनों में है सेम, लेकिन हमारा एनायन वेरी कर रहा है, एक में क्लोराइड एक में ब्रोमाइड है। क्लोराइड और ब्रोमाइड में बड़ा कौन सा है भाई ब्रोमाइड का, तो इसको पोलराइज करना ईजी है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा पोलराइजेशन है तो इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, CSBr में कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा। ठीक है, अब देखो एक और सीरीज लिखो देखो लिथियम X का मतलब क्या है हमारा हेलोजन। ठीक है, हेलोजन क्या हमारे ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो देखो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम X हो गया, उनकी जगह कुछ भी उठा करके रखो इसमें। ठीक है, लेट करो मैं ब्रोमाइड रखता हूँ। ठीक है,
NaBr, KBr और RbBr। तो देखो भाई एनायन कर दिया तीनों में सेम, एनायन सेम कर दिया तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर कैटायन के ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों में कैटायन में सबसे छोटा कौन है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव या Rb पॉजिटिव। देखो नीचे जाएंगे, Na सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद रुबिडियम, नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। और हमें पता है जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। साइज इंक्रीज हो गया अगर कैटायन का तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो Na का साइज सबसे छोटा, अनायन सब में सेम है तो साइज सबसे छोटा है कैटायन का, तो पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ आ गया, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, तो ये ऐसे ग्रेटर देन। ठीक है, इसलिए ऐसे ग्रेटर देन लगाया। ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है ये। सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में, LiX में, फिर NaX, फिर KX, फिर ये। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट लिखें NaX MgX2 AlX3। यहाँ पे भी X है हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो Cl वाला तो मैंने पुट करके दिखाया था आपको, Cl वाला दिखाया था ना भैया। अगर हम NaCl लेते हैं, MgCl2 लेते हैं और AlCl3 लेते हैं, बताओ तीनों में से किस में ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। तो मैंने बताया था Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, तीनों में सबसे छोटा कैटायन कौन सा, Al3 पॉजिटिव। सबसे छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर लेगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा कैटायन की ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर जितनी कैटायन की ज़्यादा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन और उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा था AlCl3 का, फिर से कम MgCl2 और फिर NaCl का। ये कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। अगर आयनिक का कर दूँ तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वालों में रखना Cl, Br और आयोडीन। ठीक है, ये क्या है मेरा आयोडीन। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हो गया अपने। साइज मैंने आपको बता दिया था किसका छोटा बड़ा है। अब देखो एक ये भी लिख लो कि याद रहेगा तुम्हें, Li पॉजिटिव क्या होता है साइज में बड़ा, किससे, Na पॉजिटिव से, K पॉजिटिव से, Rb पॉजिटिव से और CS छोटा। अरे लिथियम सबसे छोटा है ना अपना। ये ऑर्डर है किसका, साइज का। Li पॉजिटिव का साइज छोटा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट हमारे पास ठीक है ग्रुप टू वाले। ग्रुप टू वाले में भी क्या है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, तो Ba2 पॉजिटिव का साइज छोटा, इससे छोटा। और जो जितना छोटा साइज में उतना ज़्यादा पोलराइजेशन करने में तेज। ठीक है, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन कर देगा, मतलब उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि वो कैटायन जिनके पास सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा। लेकिन क्यों होती है, देखो जो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन होते हैं, जैसे हमारा Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, Ag, Au2 पॉजिटिव। ठीक है, ये है। अब इनमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग क्या होती है, D एंड F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है। D एंड F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है, मतलब वो न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर सकते, रुकावट नहीं पैदा कर सकते, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस से। ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए तो साइज छोटा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनके अंदर ज़्यादा क्यों होता है, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर पुअर शील्डिंग होती है, किसकी, D एंड F इलेक्ट्रॉन्स की। ये कंसेप्ट 12th का है, 12th में पढ़ोगे आप D एंड F ब्लॉक चैप्टर, वहाँ आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ याद रखना है कि इनके अंदर D एंड F इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी शील्डिंग पुअर शील्डिंग होती है, मतलब वो पुअर रुकावट करते हैं। उनकी रुकावट करने की एबिलिटी क्या है, पुअर है, रुकावट नहीं कर सकते वो। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन स्ट्रोंगली
एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे और साइज छोटा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, द cations with pseudo inert configuration have greater polarizing power. Pseudo inert configuration have greater Z effective and hence greater polarizing power. Greater polarizing power. तो इनमें डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनके जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है और ग्रेटर पोलराइजिंग इनके पास पावर होती है। ठीक है, ये हमने रीजन लिख लिया, चलो लिख लो। ठीक है, तो समझ में आ गया। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कर ली कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू पोलराइजेशन। आयनिक कंपाउंड में जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिया, मैंने पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड भी आपको समझा दी। अब बाकी की इसकी एप्लीकेशंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।